कि वहाँ पे जिस इलाके में ये घटना हुई है पहलगाम के उस मिडो के आसपास लगभग 2 सीआरपीएफ की कंपनीज तैनात थी। उनमें से एक सीआरपीएफ की कंपनी को वहां से विड्रॉ कर दिया गया था। सीआरपीएफ 116 बटालियन वो उसको उस घटनाक्रम या घटनास्थल तक पहुंचने में तकरीबन 1 घंटे लगे। मैं 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक जम्मू कश्मीर में ही था, कश्मीर में ही था। एक दिन पहले इतवार को मैं पहलगाम के इलाके में भी था। जो आसपास के इलाके थे उन तमाम जगहों पे तो हमने सीआरपीएफ की टुकड़ियां देखी थी। तमाम सुरक्षा के जवान खड़े थे। पहलगाम में भी सड़कों के इधर तमाम सिक्योरिटी गार्ड दिखाई पड़ रहे थे। अभी तक आतंकवादियों ने कभी भी पर्यटकों को बड़े पैमाने पर निशाना नहीं बनाया था। कश्मीर के अंदर कंटिन्यूअसली हर वक्त थ्रेट परसेप्शन का असेसमेंट होता रहता है। खतरे के बारे में लगातार रिव्यू लिया जाता रहा है और इन तमाम थ्रेट परसेप्शन को लेके क्या इनके पास इंटेलिजेंस की कोई खबर थी या नहीं थी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये मानना पड़ेगा कि या तो आतंकवादी बहुत चालाक हो गए हैं या वो इस तरीके के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अब भारतीय जो गुप्तचर तंत्र है वो उसको पकड़ नहीं पा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की कर लेते हैं। आज हम उस खौफनाक सच्चाई को उजागर करेंगे जिसने जम्मू कश्मीर के पहलगाम को खून से लाल कर दिया। मंगलवार को बैसन घाटी में आतंकी हमला हुआ जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने और भी चौंकाने वाला है, उसने और भी चौंका दिया है। सुरक्षा में चूक, सुरक्षा बल वहां पर नहीं थे, खुफिया तंत्र नाकाम रहा, बहुत सी चीजें हैं जिसके बाद सवाल उठा, क्या ये लापरवाहियां बन गई इस त्रासदी की वजह? डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट में बताती है कि एक सीआरपीएफ कंपनी को पहले ही हटा लिया गया और नजदीकी क्विक एक्शन टीम को पहुंचने में, घटनास्थल तक पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा समय लगा। और आतंकी चीनी मूल के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे जो डिजिटल निगरानी को चकमा दे पाए। आखिर ये सब कैसे हुआ? क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है? आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत और जानेंगे कि हमारी सुरक्षा में कहां चूकी और जो रिपोर्ट आई है डेक्कन क्रॉनिकल की उसमें क्या क्या बताया गया है जो कि चौंकाने वाला है और सच्चाई को उजागर भी कर रहा है। आशुतोष सर से बात करेंगे और समझेंगे। आशुतोष सर, आपने रिपोर्ट पढ़ी, क्या क्या बताया गया, कहाँ कहाँ चूक हुई, कैसे सीआरपीएफ कंपनी को पहले हटा दिया गया, कैसे 1 घंटे से ज्यादा समय तक के बाद वो पहुंची क्विक टीम? देखिए अंकुर, जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। अगर चूक नहीं हुई होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और इसमें चूक सिर्फ किसी एक एजेंसी की नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम था उस सिस्टम की नाकामी उभर कर सामने आई है। और मुझे लगता है कि 2 चीजें हुई हैं। पहली बात तो ये हुई है कि पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी अमला था, जो सुरक्षा व्यवस्था थी, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। उसको लगा कि कश्मीर के अंदर जिस तरीके से तमाम टूरिस्ट आ रहे हैं, सैलानी आ रहे हैं, अब कश्मीर पूरी तरीके से नॉर्मलाइज हो गया है। और कभी कभी ये भी होता है कि आप जो बात कहते हैं, चाहे प्रोपेगेंडा के लिए कह रहे हो, चाहे किसी और को और किसी और कारण से कह रहे हो, आप खुद उसमें यकीन करने लगते हैं। तो मुझे ऐसा यकीन होता है कि पूरा का पूरा सुरक्षा व्यवस्था इस यकीन के भरोसे बैठ गया कि अब तो कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल हो गया है। आतंकवादियों के लिए अब यहाँ किसी खतरे को अंजाम दे पाना उनके बस की बात नहीं रही है और सुरक्षा एजेंसियों ने जीत हासिल कर ली है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जिस बात का भी आपने जिक्र किया, जिस डेक्कन क्रॉनिकल खबर का आपने हवाला दिया है कि वहां पे जिस इलाके में ये घटना हुई है पहलगाम के उस मिडो के आसपास लगभग 2 सीआरपीएफ की कंपनीज तैनात थी। उनमें से एक सीआरपीएफ की कंपनी को वहां से विड्रॉ कर दिया गया था। और जो क्विक एक्शन टीम थी सीआरपीएफ 116 बटालियन वो उसको उस घटनाक्रम या घटनास्थल तक पहुंचने में तकरीबन 1 घंटे लग गई। अब आप सोचिए, जो क्विक एक्शन टीम है उसको पहुंचने में 1 घंटे लग गया है, तो ये कितना कितना बड़ा लैप्स है। और वो भी ऐसी स्थिति में जबकि सबको मालूम था कि आतंकवादी कोई न कोई हादसा कर सकते हैं। मैं 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक जम्मू कश्मीर में ही था, कश्मीर में ही था। और एक दिन पहले इतवार को मैं पहलगाम के इलाके में भी था। लेकिन जो आसपास के इलाके थे उन तमाम जगहों पे तो हमने सीआरपीएफ की टुकड़ियां देखी थी। तमाम सुरक्षा के जवान खड़े थे। सड़कों के दोनों तरफ
खड़े हुए दिखाई पड़ रहे थे, जो पाक थे शालीमार बाग या निशात बाग, वहां भी खड़े दिखाई पड़ रहे थे। पहलगाम में भी सड़कों के उधर तमाम सिक्योरिटी गार्ड दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन जो पहलगाम से कुछ ऐसे बहुत सारे यात्री होते हैं जो पहलगाम से ऊपर पहाड़ियों में जाते हैं, जो जंगल का इलाका है, और वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। तो ये कम से कम ये एंटिसिपेट करना चाहिए था कि अगर वहां पे टूरिस्ट जा रहे हैं तो फिर उनको भी खतरा हो सकता। दूसरा, मुझे लगता है कि उनको वो शायद इस गफलत में रह गए कि ये जो अभी तक आतंकवादियों ने कभी भी पर्यटकों को बड़े पैमाने पर निशाना नहीं बनाया था, तो शायद वो भी इस असावधानी का शिकार हुए कि अब चूंकि पर्यटकों पर तो कभी निशाना नहीं रखते हैं, तो इसलिए वो उन्होंने असावधानी बरती और ये बड़ा हादसा हो गया। लेकिन इस बीच जो एक महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि कश्मीर के अंदर कंटिन्यूअसली हर वक्त थ्रेट परसेप्शन का असेसमेंट होता रहता है, खतरे के बारे में लगातार रिव्यू लिया जाता रहा है, और इन तमाम थ्रेट परसेप्शन को लेके क्या इनके पास इंटेलिजेंस की कोई खबर थी या नहीं थी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कितना बड़ा हादसा आतंकवादियों ने पाकिस्तान की मदद से प्लान किया, और अगर भारत की गुप्तचर व्यवस्था को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी या वो कोई जानकारी बता पाने में असमर्थ थे, तो ये मानना पड़ेगा कि या तो आतंकवादी बहुत चालाक हो गए हैं या वो इस तरीके के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अब भारतीय जो गुप्तचर तंत्र है वो उसको पकड़ नहीं पा रहा है। मैं एक बात अंकुर बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जब मैं कश्मीर में था तो एक चीज मुझे और मेरे जैसे कई लोगों को बहुत परेशान कर रही थी कि कश्मीर इतना शांत कैसे हो सकता है। कश्मीर अगर इतना शांत हो गया है तो ये तो आतंकवादियों के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत परेशानी का सबब होना चाहिए, क्योंकि अगर कश्मीर शांत हो गया तो फिर आतंकवाद जो आतंकवादी कर रहे हैं, आतंकवाद कर रहे हैं पाकिस्तान, उनके पास उनका जो सारे तर्क ही निरस्त हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। दूसरी बात जो मुझे पता चली वो ये पता चली कि अब जो आतंकवादी हैं अब वो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करते, इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत मिनिमम करते हैं, बहुत जरूरी होता तभी करते हैं। सेल फोन का इस्तेमाल लगभग अब वो नहीं करते हैं, और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, या कुछ ऐसे बहुत ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अपने पीछे किसी तरीके का कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल नहीं छोड़ता है। मुझे ये बताया गया कि कश्मीर के अंदर और अनंतनाग के आसपास के इलाकों में कुछ आतंकवादी तो हैं, उसमें से कुछ बड़ी संख्या का मतलब 2 दर्जन के आसपास ऐसे आतंकवादी के बारे में पहचान की गई थी या जिनकी शिनाख्त हुई थी कि वो विदेशी आतंकवादी हैं, और जो बाकी के कुछ थे वो लोकल आतंकवादी थे। तो और वो अब जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए पूरी तरीके से ह्यूमन कम्युनिकेशन पे वो लोग फोकस करते हैं। यानी जैसे पहले पिछले दिनों में होता था कि एक चिट्ठी एक आदमी लेके जाता था, फिर दूसरे आदमी तक पहुंचता था, फिर वो उस चिट्ठी का जवाब देता था, फिर आदमी आता था। अब इतने भीड़ में आप ऐसे आदमी को ट्रैक कर पाना तो बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आदमी फोन पे कोई मैसेज देना चाह रहा है या इंटरनेट के थ्रू मैसेज देना चाह रहा है तो वो तो बहुत आराम से ट्रैक हो जाता है, वो फोन टैप भी हो जाता है, ट्रैक भी हो जाता है, और आप इन पिन पॉइंटेड उसकी लोकेशन भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो लेकिन सर रिपोर्ट में बताया गया कि चीनी मूल के जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट वो यूज कर रहे थे जिसको हमारी डिजिटल जो निगरानी को चकमा दे गए। तो अगर वो जो रिपोर्ट में बताया गया है तो क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां और तैयार हैं इस चीज के लिए? जैसे आप कह रहे पहले तो चिट्ठियां भेजते थे, अब तो वो उपकरणों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये परेशानी की बात है। मैंने कहा ना कि जैसे कि अगर हमारी गुप्तचर एजेंसियों को गुप्तचर तंत्र को पता ही नहीं चल पा रहा है हाँ। कि क्या हरकत हो रही है, तो फिर आप कितना भी डिप्लॉयमेंट कर लें उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, इतने बड़े मुल्क में और इतनी भीड़ भाड़ इलाके में आप हर आदमी पे तो सुरक्षा कर्मी नहीं बिठा सकते हैं, तो आपको अंततः आपको जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है, गुप्तचर से जो जानकारी मिलती है वही महत्वपूर्ण होती है। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है तो फिर आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस पे फोकस करना पड़ेगा, और बड़े पैमाने पर कश्मीर के कोने कोने में आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब ये कि अपने लोगों को, जो इंसानों को पर भरोसा करना पड़ेगा, उनका एक तंत्र पूरा विकसित करना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को जो आतंकवादी संगठन है उनके अंदर इन्फिल्ट्रेट करना पड़ेगा, जो चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे लश्कर तैयबा हो,
क्योंकि अगर आप अंदर कोवर्ट अगर आप किसी तरीके से अगर लश्कर-ए तैयबा के अंदर अगर आप नहीं घुस पा रहे हैं, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि लश्कर-ए तैयबा क्या सोच रहा है या जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन क्या सोच रहे हैं। वो कोई अगर अगर आप अंदरूनी उनकी लश्कर-ए-तैयबा की लीडरशिप के अंदरूनी हिस्से का हिस्सा है, तब तो आपको पता चल पाएगा कि क्या प्लानिंग हो रही है, क्या प्लानिंग नहीं। हालाँकि उस वक़्त भी थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए अब आपको पूरी तरीके से ह्यूमन नेटवर्क पूरे कश्मीर के अंदर डेवलप करना पड़ेगा और उस पर फोकस करना पड़ेगा। और दूसरा कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं पड़ता। अब अगर कोई इस लेवल का कोई इलेक्ट्रॉनिक नया आविष्कार हो गया है, जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है वो उसको नहीं पकड़ पा रहा है, तो फिर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और उसको उसी लेवल पे ले जाके देखना पड़ेगा, ताकि ऐसा अगर कोई इक्विपमेंट चल रहा है या कोई गैजेट्स है जो आतंकवादियों के हाथ में है, तो फिर उसकी सर्विलेंस आसान हो सके। नए इक्विपमेंट की बात करें तो बात की बात है कि कुछ ऐसा वो लेके आ गए हैं, लेकिन ये तो बहुत ही बेसिक बात है कि आपने सीआरपीएफ की कंपनी को वहां से हटा दिया, जब आपकी क्विक एक्शन टीम थी वो 1 घंटे बाद पहुंच रही है। ये तो बहुत बेसिक से भी ज्यादा बेसिक बात है। तो बाकी नए उपकरण की बात को भी साइड कर सकते हैं उसको भी। हालांकि अब अमित शाह ने भी सर्वदलीय जब बैठक हुई तो ये रिपोर्ट आ रही है कि उन्होंने खुद कबूल किया कि हाँ सुरक्षा में चूक हुई, इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, उन्होंने मानी इस बात को। लेकिन अब मल्टी एजेंसी जांच भी शुरू हो चुकी है। क्या ये जांच 2019 के जैसे पुलवामा हमला हुआ उसे सबक लेगी और कुछ कदम उठाए जाएंगे, कुछ ऐसा होगा जिससे कुछ सुधार हो पाएगा? देखिए अंकुर, ये हमारे देश के अंदर इस तरीके की रस्मदायगी हमेशा होती है। आज तक 1962 के अंदर जो रिपोर्ट बनी थी वो कभी पब्लिक नहीं, किसी को मालूम नहीं कि उस रिपोर्ट में कौन जिम्मेदार था, कौन जिम्मेदार नहीं था, किसी खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, किसी खिलाफ कार्रवाई कभी नहीं। करगिल वार के बाद भी जो है वो एक बहुत बड़े लेवल का इंटेलिजेंस फेलियर था। सबको मालूम है कि चरवाहों ने आके जानकारी दी थी कि देखिए वहां पहाड़ियों पर कुछ पाकिस्तानी आके बैठ गए हैं, लेकिन उन चरवाहों की बातों पर जो सरकारी अमला था उसने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उसको गंभीरता के साथ नहीं दिया। इसी तरीके से जब पुलवामा का हमला हुआ उस वक्त भी एक जांच बिठाई गई, लेकिन आज तक उस जांच में क्या निकला, उसकी रिपोर्ट क्या आई, पब्लिक को उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो एक रूटीन अफेयर एक तरीके से उसको हम मानते हैं और ये रिपोर्ट के बारे में कभी किसी को पता नहीं चल पाता है। हम ये उम्मीद करेंगे कि अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया है तो कम से कम अब इस हादसे के बाद से जो सरकारी तंत्र है और खासतौर पर जिनकी जिम्मेदारी कश्मीर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की है, वो कम से कम 3 लेवल पे बात करेंगे। एक, अपना जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है उसको जो लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे उसके स्तर पर ले जाके अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करें। दूसरा, चप्पे-चप्पे के हर उस जगह की शिनाख्त होनी चाहिए जहां आतंकवादी हमले कर सकते हैं और कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़नी चाहिए जहां पे कि आतंकवादी आसानी से हमले करके निकल सके। वहां पे तैनाती बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। और तीसरा ये कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उस पर बहुत फोकस करना चाहिए। अगर ये 3 चीजें करेंगे तो शायद बेहतर स्थिति सामने आ सकती है। बिल्कुल। तो अब यहीं पे कार्यक्रम को खत्म करेंगे। जैसा कि सर ने कहा कि आपने सुना, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है वो सारी बातें जो सुरक्षा में कभी कमियां बताई गई, जो रिपोर्ट बताई गई, उस पर हमने चर्चा करी। सवाल ये है कि एक हमला है ना कि इंसानियत पर हमला होता है, ना कि इंसानों की जान लेने के लिए हमला होता है। जो अब हुआ उसने सुरक्षा की कमियों को भी उजागर कर दिया और हमें अब सवाल उठाने पड़ेंगे और जवाब मांगने होंगे कि सुरक्षा की कमी थी या सिस्टम में कोई एक बड़ी कमी है, खामी है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, या आगे बढ़ जाएंगे और अगला हमला भी क्या हुआ तब भी हम जांच ही बैठा देंगे। और यही सब चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेगी और आप भी आवाज उठाएं, आप भी जवाब मांगे और सवाल उठाएं। नमस्कार।